अस्सलाम गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बिल्कुल आसान है, सही है। होपफुली आप लोगों को समझ आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 2 इज़ अबाउट मिक्सचर्स। पहली चीज़ आती है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो मिक्सचर्स आर टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर फिजिकली दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। इसका क्या मतलब होता है कि वो फिज़िकली मिक्स टुगेदर हैं, सही है। देखो, एक होता है फिज़िकली कोई चीज़ एक ही बाउल में बेसिकली होना, और कोई एक चीज़ होता है कि केमिकली बॉन्डेड होना, ठीक है। अगर तो मैं कोई चीज़ डिज़ोल्व कर रही हूँ, सही है, अगर सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर रही हूँ तो दैट इज़ नॉट केमिकल बॉन्डिंग। वो सिंपल सा फिज़िकल मिक्सचर है। सॉल्ट एंड वाटर आर टुगेदर बट दे आर्ट केमिकली बॉन्डेड, सही है। तो अगर मिक्सचर, आपको मिक्सचर की डेफिनेशन चाहिए तो दैट इज़ जस्ट फिज़िकली बीइंग टुगेदर, नॉट केमिकली बॉन्डेड। अब सॉल्ट वाटर एग्जांपल हो गई इसकी। एयर इज़ अ मिक्सचर। एयर में अलग अलग तरह की गैसेज होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। अब हाइड्रोजन इज़ नॉट बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज़ नॉट बॉन्डेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो हैं, साथ ही हैं एयर में। यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज गैसेस बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, सही है। तो वो मिक्सचर कहलाएगा। शैम्पू इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, है ये। अच्छा जी, अब जब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन हमने बोला इज़ अ फिजिकल मिक्सचर, इट्स नॉट अ केमिकल मिक्सचर, इट्स नॉट केमिकली बॉन्डेड थिंग्स टुगेदर, सही है। अब सोल्यूशन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। अब हर सोल्यूशन में दो पार्ट्स, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट, सही है। जो लिक्विड आप डिसॉल्व, क्या पहले तो क्या चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हो और किस में डिज़ोल्व कर रहे हो। तो क्या चीज़ डिज़ोल्व करना इज सोल्यूट, जो भी सॉलिड पार्ट होगा दैट बिकम्स द सोल्यूट, एंड द लिक्विड पार्ट जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हो बिकम्स द लिक्विड पार्ट दैट इज़ द सॉल्वेंट, सही है। तो अगर सॉल्ट वाटर की एग्जांपल लूँ तो सॉल्ट विल बिकम सोल्यूट, सही है। सॉल्ट सोल्यूट हो जाएगा और आपका सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो जाएगा। अच्छा, वाटर में इतनी सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं कि वाटर इज़ नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ही वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दूसरे सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होती हैं बट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, सही है। इसी वजह से दूसरे सॉल्वेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वाटर इज़ नॉट द वन एंड ओनली सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। सॉल्यूबल क्या होता है? सॉल्यूबल द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डिज़ोल्व, यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि सॉल्ट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर तो इसका मतलब कि द सॉल्ट कैन डिज़ोल्व इन वाटर। अगर मैं बोल रही हूँ कि समथिंग इज़ इनसॉल्यूबल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका फार्मूला होता है। और दीज आर मार्बल, चौक जो होती है हमारी, अगर मैं चौक को क्रश करके भी वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो आई विल से कि कैल्शियम कार्बोनेट या चौक इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल व्हेन ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट सब्सटेंस डिज़ोल्व। अच्छा देखो, एक होता है डिज़ोल्व होना, एक होता है डिज़ोल्व नहीं होना। बट डिज़ोल्व नहीं होने की वजह कुछ लेवल्स होते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो बिल्कुल ही डिज़ोल्व नहीं होती, इतनी ही कम अमाउंट डिज़ोल्व होती है उनकी कि हम उसको इनसॉल्युबल कंसिडर करते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्शियली डिज़ोल्व हो सकती हैं, लाइक अराउंड 30-40% डिज़ोल्व हो जाती हैं, नहीं है। तो जब ये 30-40% डिज़ोल्व हो जाती है तो हम इनको स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सब्सटेंस टू बी सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन अदर। अब वही बात आ जाती है कि मैंने बोला कि हर चीज़ जो है, इवन दो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट हर चीज़ वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। इसी तरीके से हमारे पास इथेनॉल हो गए, हम पढ़ेंगे आगे जाके सारी तरह के अल्कोहल्स हो गए, प्रोपर नोन हो गया, सारी जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं और ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि वाटर में कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो रही हो बट उनमें हो जाए। अब मैं एग्जांपल, मुझे नहीं पता बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जैसे चौक है, चौक जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती बट पॉसिबिलिटी है कि वो किसी इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल किसी में तो डिज़ोल्व हो जाएगी, सही है। तो द चौक इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट माइट बी सॉल्युबल इन सम अदर सॉल्वेंट। इसी तरीके से यहाँ पे नेल पॉलिश की एग्जांपल दी गई। नेल पॉलिश जो लगाते हैं
उसको आप पानी से नहीं मिटा सकते, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। बट उसके लिए एसीटोन या प्रोपेनॉन यूज़ कर सकते हैं, जो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, दैट इज़ एक्चुअली एसीटोन। सही है, तो उसके लिए वो उसको डिज़ोल्व कर देगा। नेल पॉलिश को डिज़ोल्व ही करके हम हटा सकते हैं ना, और कैसे हटाएंगे। तो नेल पॉलिश इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्युबल इन एसीटोन। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती हैं बट आर इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा जी, अब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन। 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, पहले डाइल्यूट पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड एंड देन विल गेट बैक टू सैचुरेटेड। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? 2 चीज़ें होती है किसी भी सोल्यूशन में, एक होता है सॉल्वेंट विच इज़ द लिक्विड पार्ट एंड सोल्यूट विच इज़ द सॉलिड पार्ट। तो अब जब सॉल्यूट ज़्यादा होता है ना, सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो जाता है, सही है, सॉल्यूट इज़ मोर देन सॉल्वेंट, देन इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट से, देन इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट यानी लिक्विड वाला पार्ट इज़ ग्रेटर देन द सोल्यूट, देन द सोल्यूशन बिकम्स डाइल्यूट सोल्यूशन। ये देखो, इसकी एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से मैंने दी हुई है, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे इस तरीके से मैंने एग्जांपल इसकी दी हुई है कि वाटर एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन 1 कर लो और ये सोल्यूशन 2 कर लो। अब सोल्यूशन 1 में देखो, अगर ये सॉल्ट पार्टिकल्स हैं तो सॉल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं या वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली बात है, सामने जाहिर है कि वाटर पार्टिकल्स आर मोर देन द सॉल्ट पार्टिकल्स, यानी सॉल्वेंट इज़ मोर देन द सोल्यूट। तो ये किस तरीके का सोल्यूशन हो जाएगा? दिस विल बिकम डाइल्यूट सोल्यूशन। सही है, और यहाँ सेकेंड केस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इवन तो चलो इसमें अगर मैं अज्यूम भी करूँ कि थोड़े से वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, लाइक 1 2 के मार्जिन से ज़्यादा हैं, तो भी सॉल्ट पार्टिकल्स पर क्या छोड़ो, इसको ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं ना, सिंपल सी काम करते हैं। यहाँ पे आप ये करो, ये देखो कि सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्वेंट ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, सोल्यूट ज़्यादा है, मैंने रखा ही सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्ट इज़ मोर देन वाटर, तो सोल्यूट इज़ मोर देन सॉल्वेंट। तो ये किस तरीके का सोल्यूशन हो जाएगा? दिस विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, फिर एक होता है सैचुरेटेड। देखो, एक चीज़ होती है कि आप सॉल्ट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, हम सबको पता है, बट आप सॉल्ट डालते जाओगे तो एक लिमिट रीच हो जाएगी ना, वो नीचे जाके बैठ जाएगी सॉल्ट, अब वो डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो इसको इनसॉल्युबिलिटी नहीं बोलते हैं, सही है, इसको यानी अब देखो इतनी सारी सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो गई, बट अब जो नहीं हो रही है, अगर आप चाहते हो कि वो भी डिज़ोल्व हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप टेम्परेचर राइज कर दोगे, आप हीट करोगे ना उस सोल्यूशन को, तो जो अब एक्सेस सॉल्ट बची ना, वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगी। ऐसे सोल्यूशन, अच्छा इसकी भी लिमिट होती है कि आप हीट कर रहे हो और सॉल्ट डाल रहे हो, हीट कर रहे हो और सॉल्ट डाल रहे हो, हीट करो, फिर जितना भी हीट कर लोगे, अब आपने सॉल्ट डाली तो अब वो डिज़ोल्व नहीं होगी। सही है, तो देयर इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें थोड़ी सी सॉल्ट होती है, देन देयर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें आपने मैक्सिमम सॉल्ट डाल दी होती है, उसके बाद अब वो उसी टेम्परेचर पर रिजॉल्व नहीं होगी। एंड देन देयर इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और लगातार सॉल्ट डाली, अब उसके बाद भी एक लिमिट रीच हो जाएगी, आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आप सॉल्ट डालोगे, तो इट विल नॉट डिज़ोल्व। ठीक है, फिर आता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। वही बात मैंने जो आपको बताई कि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, जो सॉल्ट नॉर्मल टेम्परेचर में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, तो वी रेज द टेम्परेचर एंड इट स्टार्टेड टू डिज़ोल्व, बट उसकी भी लिमिट होती है, तो दैट बिकम्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड वो फैक्ट जो है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अच्छा जी, अब आते हैं प्योरिटी पे। प्योरिटी क्या होती है? अ प्योर सब्सटेंस हैज नो पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर सब्सटेंस एंड अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स विद सब्सटेंस यू वांट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ भी हो सकता है, इम्प्योरिटी कैन बी हार्मफुल, इट कैन बी हेल्पफुल एज वेल, बट वो कहलाएगी इम्प्योरिटी ही। सही है, प्योरिटी कहाँ कहाँ पे एक्सट्रीमली ज़रूरी है? तो दैट इज़ इन मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री वगैरह में। फूड इंडस्ट्री में कि पानी प्योर हो, उसमें कोई हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ नहीं हो, और मेडिसिन में प्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, भले कोई हेल्पफुल चीज़ भी हो, कोई हार्मफुल चीज़ भी। देखो, हेल्पफुल चीज़ कोई एक अच्छा केमिकल भी बॉडी के लिए, कोई एक हेल्पफुल केमिकल भी उस दवाई में मिक्स हो गया, बट हर दवाई का इस ट्रीटमेंट टू स्पेसिफिक डिजीज़ ना, तो क्या पता वो चीज़ भले बढ़ाने से दैट इज़
नॉर्मली या जनरली यूज़फुल फॉर द बॉडी, बट अगर वो डिजीज़ है और उसमें वो केमिकल बढ़ गया है तो दैट कैन बी हार्मफुल। तो इस वजह से मेडिसिन्स में प्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल एज़ फूड इंडस्ट्री में। अब सवाल आता है कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि कोई चीज़ प्योर है या कोई चीज़ इम्प्योर है। तो ये वो जो चीज़ है कि आप सैम्पल ले जाओ साइंटिस्ट के पास या किसी लैब में, तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। वैसे नहीं करते, वैसे कर सकते हैं लाइक, बट थिंग इज़ कि आप खुद कैसे कर सकते हो। अगर मैं आपको लैब में ले जाऊँ तो आप खुद ये काम कैसे कर सकते हो। देखो हर चीज़ का, सही है, हर चीज़ का, इवन इट्स अ सॉलिड लिक्विड गैस, हर चीज़ का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सही है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दैट इज़ फिक्स्ड एंड दैट इज़ एक्यूरेट। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। सही है। अब क्या होता है, अगर किसी चीज़ में मैं पानी में कोई इम्प्योरिटी मिला दूँ, थोड़ी सी सॉल्ट मिला दूँ मैं, या थोड़ी सी चीनी मिला दूँ, सम जस्ट ऐड एन इम्प्योरिटी टू इट, तो अब क्या होगा, आप देखोगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट विल राइज एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट विल फॉल। जैसे हाँ, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से याद रखो कि मेल्टिंग पॉइंट तो वैसे ही कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट विल फॉल। जितनी इम्प्योरिटी होगी ना उतनी अंदर मेल्टिंग पॉइंट विल फॉल एंड बॉइलिंग पॉइंट विल राइज। बॉइलिंग पॉइंट, दिस बॉइलिंग पॉइंट विल राइज। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाएगा। अब उसके अलावा एक और चीज़, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट was 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या होगा, अब इट विल नॉट रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोली हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट फॉल कर रहा है, तो इट माइट बिकम -1 डिग्री सेल्सियस। सही है, बट इसके अलावा इम्प्योरिटी ऐड करने से द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इट मेल्ट्स एंड बॉइल्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट था 0 डिग्री सेल्सियस, पर हमें पता है कि देन मेल्टिंग पॉइंट फेल, और उसके बाद भी इट विल बेसिकली मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैं रख देती हूँ -1 से लेके -3 तक। सही है, तो ये रेंज आ गई ना आपके पास। छोटी रेंज भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल -0.5 डिग्री सेल्सियस टू -0.7 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। सही है, रेंज, बट रेंज होगी, और द मेल्टिंग पॉइंट with the impurity will be lower than the melting point without the impurity, या the melting point of pure substance। इसी तरीके से boiling point भी rise कर जाएगा, और उसके अलावा it will boil over a range of temperatures। ठीक है, यहाँ में देखो प्योर वाटर की एग्जांपल दी है। प्योर वाटर में बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 और मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या क्या मैंने इम्प्योर, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिला दी। अब देखो ज़रा बॉइलिंग पॉइंट को क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एक तो बढ़ रहा है 101 to 103। ये दोनों जो टेम्परेचर्स हैं दे आर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और फ्रीजिंग पॉइंट फॉल्स, या फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही बात है, इट फॉल्स 0 डिग्री से, तो 0.7 और 0.5 कम ही है ना, 0.5 to 0.7 या 0.7 to 0.5, ये दोनों कम ही हैं 0 डिग्री से, और दोनों रेंजेस दी हुई हैं आपको। देखो नोट 1, इट बॉइल्स एंड मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, नो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही है, और उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज़ होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज़ होगा। ये याद कर लो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है नॉर्मली नहीं, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट, तो इट फर्दर इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट इज़ लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, तो इट ऑलवेज डिक्रीजेस। सही है, जितनी बड़ी इम्प्योरिटी होगी उतना बड़ा चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज़ हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना डिक्रीज़ कर जाएगा, और जो रेंज है वो उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, अच्छा अब आता है सेपरेटिंग टेक्निक्स। हम लगातार फिज़िकल चीज़ें हमने शुरू से पहले मिक्सचर्स पढ़ा, ये मिक्सचर्स हमने पढ़ा कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िकली मिक्स टुगेदर प्रोडक्ट्स या थिंग्स। सही है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। हमने सॉल्यूशंस पढ़े, सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। अब उनको सेपरेट करने की बात आती है, तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ सेपरेशन और यूज़ टू सेपरेट क्या है, ये सारे हम पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये मैं दूसरे लेसन में कवर करवाऊँगी, ये फ्राई पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी नहीं करवा रही मैं। सही है,
तो फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, एवेपोरेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, देखो जो चीज़ें इनसॉल्युबल होती हैं ना, अगर मैं मार्बल्स ले लूँ, अगर मैंने मार्बल्स दी, इसमें पानी है, इसमें पानी ले लो और मार्बल्स ले लो। अब मार्बल्स तो इनसॉल्युबल हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको सिंपली बोल देंगे सॉलिड इन अ लिक्विड। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बनेगा, यहाँ सॉल्वेंट नहीं होगा, यहाँ सोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे इसको सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैं फिल्ट्रेशन से करूँ। हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको आउटलाइन करके बता रही हूँ। अच्छा, अब क्रिस्टलाइजेशन आती है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है यहाँ पढ़ेंगे, क्यों यूज़ होती है। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट इज़ द सॉलिड पार्ट, सोल्यूट इज़ द सॉलिड पार्ट ऑफ अ लिक्विड। तो अगर आपको सोल्यूशन में से सॉल्यूट चाहिए खाली, तो देन वी यूज़ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, और फिर आता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन भी सेम चीज़ है, सोल्यूट फ्रॉम इट सोल्यूशन। तो सोल्यूट सॉलिड पार्ट अगर आपको चाहिए फ्रॉम द सोल्यूशन, तो देन वी कैन यूज़ ईदर क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन। फिर आती है सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, यहाँ पे इवन दो यू आर गेटिंग सॉल्वेंट, इसका मकसद ही यही होता है कि व्हेन यू सेपरेट अ सोल्यूशन, सेपरेट अ सोल्यूशन, तो दो केसेस हमने पढ़े, क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन के, और दोनों में द सॉल्वेंट इज लॉस्ट। you do these techniques to basically obtain solute, बट इन द प्रोसेस सॉल्वेंट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन इज द टेक्निक टू ऑब्टेन लिक्विड पार्ट, सही है। उसको सॉल्वेंट अगर हमें चाहिए, वी नीड टू सेपरेट द मिक्सचर एंड वी वांट द लिक्विड पार्ट, वी वांट दिस सॉल्वेंट, तो फिर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। बट इस केस में भी द सॉल्यूट इज स्टिल नॉट लॉस्ट, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसका मेन मकसद होता है टू ऑब्टेन सॉल्वेंट, बट दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, सॉल्यूट भी अलग से सेपरेट होकर आ जाता है और सॉल्वेंट भी, ठीक है। देन इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम कोई सॉलिड ही डिज़ोल्व करें, सॉलिड डिज़ोल्व करें लिक्विड में टू फॉर्म अ सोल्यूशन। हाँ, वो सोल्यूशन उसी तरीके से बनता है, बट कभी कभार क्या होता है कि लिक्विड्स या गैसेस आर मिक्स टुगेदर एज वेल। जैसे कि हमने एयर के मिक्सचर में पढ़ा कि एयर में अलग अलग गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब अगर मुझे उनको सेपरेट करना है तो कोई सॉल्वेंट नहीं है, कोई सोल्यूट नहीं है, तो हम कैसे उसको सेपरेट करेंगे। या अगर मैं कोई दो तरह के लिक्विड्स मिला देती हूँ, चाय में कॉफ़ी मिला देती हूँ, पानी मिला देती हूँ, तो फिर हम कैसे सेपरेट करेंगे उसको, सही है। तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती खाली लिक्विड्स में ही है। अब जब एयर की बात रही कि एयर को फिर कैसे सेपरेट करते हैं, तो वी लिक्विडिफाई एयर, हम उसको कंडेंस करते हैं टू फॉर्म लिक्विड एयर मिक्सचर आता है, फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, आ जाओ पहले उस पर, फिल्ट्रेशन किसके लिए था, फिल्ट्रेशन था सॉलिड फ्रॉम लिक्विड के लिए, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड के लिए, ठीक है। अगर मुझे सॉलिड चाहिए किसी लिक्विड में, सॉलिड चाहिए दैट इज़ मिक्स टुगेदर इन अ लिक्विड, सही है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाला बीकर लिया, इसको समझो कि इसमें सॉल्ट नहीं, इसमें मार्बल्स थे और इसमें वाटर था। अब जब मैंने फ़िल्टर किया ना, फ़िल्टर होता है कॉनिकल फ्लास्क लिया जाता है, हमेशा कॉनिकल फ्लास्क लिया जाएगा, उसमें फ़नल लगाया जाएगा और ये फ़िल्टर पेपर लगाया जाएगा। ये फ़िल्टर पेपर इज़ सिंपल टाइप ऑफ पेपर तो नहीं होता, अलग होता है, बट पेपर की तरह ही होता है, सही है। ये होता है आपका फ़िल्टर पेपर। अब यहाँ पे जब आप पानी डालोगे तो द वाटर विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, बट जो मार्बल्स है वो ऊपर रह जाएंगी, सही है। तो जो ऊपर रह जाएंगी ना फिल्टर पेपर में या फनल में, जो चीज़ें रह जाती है ना, उनको रेसिड्यू बोलते हैं। और जो चीज़ पास थ्रू हो जाती है, जो चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में जमा होती है, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो इस केस में द वाटर विल बी फिल्ट्रेट एंड द मार्बल्स विल बी रेसिड्यू, ठीक है। इनसॉल्युबल चीज़ जो होती है वो रेजिड्यू बन जाती है। इनसॉल्युबल थिंग दैट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर बिकम्स द फिल्ट्रेट, ठीक है। यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, वो हमने देख लिया। फिल्ट्रेट सब्सटेंस दैट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड इज कलेक्टेड इन कॉनिकल फ्लास्क, और रेजिड्यू सब्सटेंस दैट इज कलेक्टेड इन फिल्टर पेपर, सही है। फिर शुगर इज सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड इथेनॉल। हाँ, देखो हमने पढ़ा था कि some solvents are some solutes are soluble in some solvents, यानी कुछ solutes are soluble in specific solvents,
बट आर इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स। कुछ चीज़ें किसी तरीके के लिक्विड में डिज़ोल्व होंगी, मगर कुछ चीज़ें दूसरे तरीके के लिक्विड में डिज़ोल्व होंगी। यानी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि शुगर इज़ सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड इथेनॉल। सही है, शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, इथेनॉल में भी डिज़ोल्व हो जाएगी, बट वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाएगी। बट अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ तो सॉल्ट इज़ इनसॉल्युबल इन इथेनॉल बट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो कुछ सॉल्यूट्स हैं दैट विल डिज़ोल्व इन मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स। सही है, बट कुछ सॉल्यूट्स हैं जो कुछ सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे और कुछ सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होंगे। सही है, सॉल्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। फिर इसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन का पर्पस था, हमने पढ़ा था कि यूज टू सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट, यूज टू सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में पहले हम, अगर मुझे कोई भी सॉल्ट ऑब्टेन करनी है, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट की एग्जांपल ली हुई है, ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4, दिस इज़ कॉपर सल्फेट। हमने क्या किया, पानी में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाले, सॉल्ट की तरह ही होता है, ये सारे सॉल्ट्स ही कहलाते हैं। केमिस्ट्री में सॉल्ट इज़ एनीथिंग, एनी कंपाउंड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर इज़ अ मेटल, सल्फेट इज़ अ नॉन मेटल। तो यहाँ पे दिस बिकम्स अ सॉल्ट। तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया और उसको कॉन्सेंट्रेट किया पहले, और फिर उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब हीट करने में क्या होगा कि वाटर एवापोरेट हो जाएगा। अब जैसे ही वाटर एवापोरेट होगा द सोल्यूशन इज़ लेफ्ट विथ लेस सॉल्वेंट, और कॉपर सल्फेट तो इतना ही बचा है, बट वाटर एवापोरेट्स तो सॉल्वेंट कम हो गया, तो द सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बिकम्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें इसको एक तो हीट किया है हमने, सही है, तो इट इज़ नॉट एट रूम टेम्परेचर, इसमें सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज़्यादा हो गया, तो इट बिकम्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास रॉड लेंगे, सही है, और ग्लास रॉड को हम इसमें डिप करेंगे। सही है, ग्लास रॉड को डिप किया, और फिर माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है, एक ट्रांसपेरेंसी ग्लास की स्लाइड होती है इस तरीके से। सही है, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे टच कर देंगे ग्लास रॉड को। अगर जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए तो हम समझ जाएंगे दैट पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैव बीन रीच्ड। अच्छा, अब ग्लास रॉड और माइक्रोस्कोप स्लाइड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ग्लास होते हैं, ग्लास आर कूलर इन नेचर ना, ठंडे हो जाते हैं ग्लास। तो जैसे ही उसको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, अब इतने गर्म पानी में या इतने गर्म सोल्यूशन में अगर हम ठंडी रॉड डिप करेंगे, तो अगर तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रीच हो गया होगा तो क्रिस्टल्स विल स्टार्ट टू फॉर्म। और अगर क्रिस्टल्स विल स्टार्ट टू फॉर्म यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम चूल्हा बंद कर देंगे एंड वी विल अलाउ द एंटायर मिक्सचर टू कूल डाउन। सही है, फॉर सम टाइम। फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम फिल्टर कर देंगे, फिल्ट्रेशन ये रही हमने पढ़ी, हम फिल्टर करेंगे उन क्रिस्टल्स को। फिर हम डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं उनको। विल ड्राई देम इन ओवन, और ड्राई देम विथ फिल्टर पेपर, यानी पहले उससे फिल्टर पेपर से पोंछ लेंगे बिकॉज दे विल बी वेट, और उसके बाद हम जाके ओवन में उसको ड्राई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें याद करनी है। लीव द सोल्यूशन टू कूल, या पहले हीट the solution to the point of saturation. फिर test with a glass rod, dip a glass rod and test on a microscope slide. If the crystals form, it means that the point of crystallization have been reached. फिर allow the mixture to cool, the crystals will form, or filter the crystals, dry them with filter paper and then dry them in oven. ठीक है, तो आपके क्रिस्टल्स आ जाएंगे कॉपर सल्फेट के। हमारे पास सॉल्यूट आ गया बट द सॉल्वेंट इज स्टिल लॉस्ट। ठीक है, अगली चीज़ आती है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे बेसिस क्या आते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। इसकी बेसिस, क्रिस्टलाइजेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि देखो, सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ी ना टेम्परेचर के साथ, तब जाके सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो गया। फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, फिर सॉल्युबिलिटी कम हुई एज टेम्परेचर फॉल्स, तो हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। तो फिर देन वी डिड ऑल द अदर प्रोसेस के ग्लास रॉड वगैरह से टेस्ट किया, फिल्टर किया, बट बेसिस क्या बनी कि एक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, सेकेंडली सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है,
अच्छा जी, अब एवापोरेशन पे आओ। एवापोरेशन द सॉल्यूशन, सिंपल सा एवेपोरेशन होता है। अगर मैं सॉल्ट वाटर ले लूँ, अगर मुझे सॉल्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको एक पॉट पे लूँगी और वाटर को हीट, उस सोल्यूशन को हीट करना शुरू कर दूँगी। सून सारा पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, बॉयल ऑफ हो जाएगा और आई विल बी लेफ्ट विथ सॉल्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल, हम करते आ रहे हैं बहुत पहले से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, दिस एवेपोरेट्स द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज लेफ्ट। हाउएवर द ड्रॉबैक इज़ कि सॉल्वेंट लॉस्ट हो जाता है इन दिस प्रोसेस। इसी वजह से हम एक और चीज़ करते हैं जो हमने पढ़ा था कि यूज़ टू obtain solvent from solution, that is simple distillation। अब आते हैं सिंपल डिस्टिलेशन पे। सिंपल डिस्टिलेशन इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन। देखो हम क्या कर रहे थे पहले, अगर मैं ये बोलूँ कि ये कैप नहीं लगा हुआ, कॉर्क नहीं लगा हुआ, इसको कॉर्क बोलते हैं, ये वाला कॉर्क नहीं लगा हुआ, और ये बाकी सारी चीज़ें नहीं लगी हुई, इसमें सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर को हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा, वाटर सारा एवेपोरेट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ सॉल्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी इन द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन होता है। बट सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि हमने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की। अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर विल एवेपोरेट, बट ये एवेपोरेट होकर बाहर नहीं निकल जाएगा, इट विल नॉट बी लॉस्ट। क्या होगा, ये कंडेंसर में यहाँ से आएगा। कंडेंसर में, कंडेंसर जैसे द नेम सजेस्ट कि कंडेंसर इज़ अ apparatus used for condensing the vapors। तो वाटर वेपराइज किया, अब वो यहाँ पे आएगा तो इट विल कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड अगेन। ठीक है, यहाँ पे फिर पानी हमारा जमा हो रहा होगा यहाँ से आके, सही है। सारा पानी जब यहाँ आके जमा हो जाएगा तो विल बी लेफ्ट विथ सॉल्ट हेयर, यहाँ पे खाली नमक बचेगा, सॉल्ट बचेगा, एंड यहाँ पे वाटर विल बी लेफ्ट या वाटर विल बी ऑब्टेन्ड। तो इस प्रोसेस में हमारे पास सोल्यूट भी आ जाता है और सॉल्वेंट भी आ जाता है। ये सिंपल डिस्टिलेशन इज़ वेरी सिंपल। देखो एवेपोरेशन में क्या होता है, मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। एवेपोरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन में द वाटर इज़ लॉस्ट। यहाँ पे हम कंडेंसर कनेक्ट कर देते हैं एंड वी प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग। तो जब कंडेंसर कनेक्ट करते हैं तो जो वाटर वेपर है दैट कंडेंसेस टू इट्स लिक्विड स्टेट वापस से, और वो यहाँ पे जमा हो जाता है। जब सारा का सारा लिक्विड ऊपर वेपराइज करके फिर कंडेंस होके यहाँ जमा हो जाएगा, तब यहाँ विल बी लेफ्ट विथ सॉल्ट। कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्ट बचेगा और बीकर में, दिस इज़ बीकर, दिस इज़ कॉनिकल फ्लास्क, तो बीकर में डिस्टिल्ड वाटर आ जाएगा और कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्ट बचेगी खाली हमारी। ठीक है, सिंपल था। अब आती है लास्ट टेक्निक, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल ऐसे लिक्विड्स होते हैं दैट कैन डिजॉल्व इन ईच अदर। हमें पता है ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, बट हमें ये भी पता है कि दे वोंट डिजॉल्व इन ईच अदर, वो एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। तो दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में सॉल्यूबल होते हैं। तो इसकी बेसिस क्या होती है, इसकी बेसिस होती है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर थर्मामीटर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे बीकर होता है, और ये कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे इथेनॉल लिया हुआ है और यहाँ वाटर लिया हुआ है। अच्छा, इथेनॉल का द बॉइलिंग पॉइंट इज़ अराउंड 78 डिग्रीज़ और इसका वाटर का इज़ 100 डिग्रीज़, हमें पता है। अच्छा, अब जब आप हीट करना शुरू करोगे तो मुझे बताओ पहले 78 डिग्री रीच होगा या पहले 100 डिग्री रीच होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पहले 78 डिग्री रीच होगा। तो जब ये 78 डिग्री पे पहुंचेंगे ना तो इथेनॉल विल स्टार्ट टू वेपराइज, इथेनॉल विल स्टार्ट टू वेपराइज, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो बॉयल होना शुरू होगा तो इट विल पास, यहाँ पे थर्मोमीटर पे रीडिंग भी 78 की आएगी और फिर वो बॉयल होगा, वेपराइज होगा, फिर कंडेंस होगा और यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें क्या आता है, इसमें एक मसला आता है कि हमें पता है कि एवापोरेशन डज नॉट रिक्वायर्ड अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। सही है, एवापोरेशन तो वैसे भी हो सकती है, तो एवेपोरेशन, वो थोड़ा थोड़ा पानी भी एवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू वेपराइज एंड स्टार्ट टू राइज। बट अब यहाँ पे जो ग्लास बीड्स हैं ना, ये सारे ग्लास बीड्स हैं, सही है, ये सारे ग्लास बीड्स हैं, ये वाला, ये ग्लास बीड्स हैं, इनका टेम्परेचर 78 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी इथेनॉल राइज कर रहा है और थर्मामीटर पर रीडिंग में 78 है, अभी टेम्परेचर इनका 78 ही रहेगा। तो जब ये वाटर वेपर राइज करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अब अगर मैं इसको ठंडे ग्लास बीड से जैसे ये कांटेक्ट में आएगा ना, इट विल कंडेंस बैक टू लिक्विड स्टेट। सही है, यहाँ पे देखो मेरी बात वापस सुनो।
पहले तो हमारा इथेनॉल राइस कर रहा था क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, बट मैंने बोला साथ साथ कुछ वाटर भी राइस कर जाएगा, सही है, इट विल वाटर पार्टिकल्स विल गेट इनफ एनर्जी टू राइस। तो बट क्या होगा, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट तो रीच नहीं हुआ, तो दीज ग्लास बीड्स विल हैव अ टेम्परेचर ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। तो जब इनका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस होगा और वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर पे 78 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज़ लगाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है इट विल कंडेंस बैक टू लिक्विड स्टेट। तो ये जितना पानी राइस करेगा उतना पानी फिर गिर भी जाएगा, और खाली जो इथेनॉल है दैट विल गो थ्रू ऑल द प्रोसेस, और फिर यहाँ पे वो जाके जमा हो जाएगा। फिर आप देखोगे थर्मामीटर में जैसे ही 100 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस की। आप बीकर ये वाला हटा के खाली एम्प्टी बीकर रख दोगे, क्यों? क्योंकि अब पानी की बारी है, अब पानी कलेक्ट होगा वहाँ पे, सही है। आप ऐसे यहाँ पे रोक भी सकते हो, सही है, बट रोकना इस वैसे किया नहीं जाता ऐसे कि बीच में आपने रोक दिया, यू कम्प्लीट द एक्सपेरिमेंट, और दोनों लिक्विड्स अलग अलग तरीके से आपने सेम तरीके से ऑब्टेन किया इन डिफरेंट बीकर्स, ठीक है। अब पानी की बारी है तो यू रिमूव द बीकर ऑफ इथेनॉल एंड प्लेस एन एम्प्टी बीकर, सही है। यहाँ पे आप रोक सकते हो, क्यों? क्योंकि दो ही चीज़ें थी, इथेनॉल था और वाटर था। अब इथेनॉल आपने जमा कर लिया तो द वाटर विल बी लेफ्ट, बट इसमें ये हो सकता है कि कोई इम्प्योरिटी वगैरह हो तो दैट विल बी रिमूव्ड एज वेल अगर आप पूरा प्रोसेस करो। और नॉर्मली खाली दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम ये वाली टेक्निक यूज़ नहीं करते, वी यूज़ इट टू सेपरेट द गैसेस। अलग अलग तरह की जो गैसेस होती हैं एयर में भी, लिक्विडिफाई द एयर भी, हम कंडेंस करते हैं एयर को लिक्विड स्टेट में और फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसमें तरह तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो उन सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का तो काम नहीं है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो दे एवेपोरेट और फिर कंडेंस हो जाते हैं। पूरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपकी इसी तरीके से कैरी आउट होती है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी टू सेपरेट द डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट इन पेट्रोलियम के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होपफुली दिस विल बी क्लियर।